गुड मॉर्निंग। आज जो सेक्शन हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसको एनालॉजी या रिजेम्बलेंस बोलते हैं, जिसमें कभी कभी 6 चीज़ें कभी कभी 4 चीज़ें आपस में दो दो के पेयर में रिजेम्बल करती हैं। उनमें वही रिलेशन होता है जो रिजेम्बलेंस का जो साइन है उसके लेफ़्ट साइड में रहे वही राइट साइड में रहता है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अलग अलग सबकी अप्रोच होती है, किसकी रीजनिंग कैसी है, वो चीज़ों को कैसे देखता है वैसे करता है। अपनी सहूलियत के हिसाब से जो आपको वहाँ उचित लगे वो करिएगा, लेकिन जो अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ अगर वहाँ उसका स्पेस हो तो वो आप कर लीजिए। रीजनिंग कभी भी एज ए सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं होती है। रीजनिंग एट द पॉइंट क्या पूछा है सामने वाले के माइंड को पढ़ने की ट्रिक मानी जाती है, और इसी को जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं कि हमने आपके द्वारा पूछे गई चीज़ के पीछे का ध्येय समझ लिया है। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं और धीरे धीरे चीज़ें आपको पकड़ में आएंगी। पहला जो क्वेश्चन है इसमें जनरली 2 ट्रिक काम करती हैं। पहली ट्रिक ये होती है, ट्रिक क्या अंडरस्टैंडिंग है कि जो लेटर्स हैं अगर उन्हीं लेटर्स को उस वर्ड के अरेंज किया गया है तो उनका ऑर्डर देख लो। मतलब जैसे ए एम यहाँ आगे है तो यहाँ पीछे लगा है, क्यू यू यहाँ आगे है तो पीछे होना क्या चाहिए, क्यू यू उल्टा होना चाहिए। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? नहीं है, यानी ये ट्रिक ये अप्रोच यहाँ काम नहीं करेगी। अब दूसरी अप्रोच ये होती है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ज़रूर एक बार चेक कर लो। मतलब ये जो दिया है इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक करो, यानी ए पहले आएगा, इसके बाद ABCDEFGHI करोगे तो यम आएगा इसमें, इसके बाद और कोई नहीं आएगा, फिर यन आएगा, फिर ओ आएगा, फिर टी आएगा, फिर यू आएगा। पहले ये देख लो, ये तो नहीं लिखा लेकिन इन्होंने उसको उल्टा फॉर्मेट में लिख दिया है, यानी कि जो कुछ ये लिखा है उसका उल्टा आएगा। अब उसका उल्टा क्या आएगा, QUANTIFY शुरू कहाँ से होगा, ए से होगा, फिर क्या आएगा, एफ आएगा, फिर आई आएगा, फिर एन आएगा, ABCDEFGHI JKLMN OPQ RST UVW, और इस तरीके का ऑर्डर उल्टा में लिखा जाएगा क्योंकि रिजेम्बलेंस का क्वेश्चन है। जैसा इधर हो रहा वैसा उधर हो, वही उसने क्वेश्चन में भी लिखा है, थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म, तो ये अपोजिट में बी पार्ट में मिल जाएगा। तो ये अप्रोच रहती है स्पेशली विद द क्वेश्चन दैट एज हैव सेम लेटर्स उसी वर्ड के हों। दूसरा क्वेश्चन जो है ये लगा तो सब लोग लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में विद इन 1 मिनट क्वेश्चन लगे तो इसके लिए आपकी स्पीड बहुत हो, और उस स्पीड 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है कि आप चीज़ों को कितनी जल्दी पिक करते हैं या कोई ट्रिक तो नहीं जानते हो। ट्रिक बहुत हल्की होती हैं, कॉमन सेंस की होती हैं। ट्रिक इन द सेंस जैसे जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें लेटर्स जो वर्ड हैं वो अलग अलग हैं तो जाहिर सी बात है उनका कोरिलेशन स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। स्पेस का पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब जैसे यम ओ से कैसे रिलेट है, यम के बाद एक गैप यन का पड़ा तब ओ आया। ए डब्लू से कैसे रिलेट है, ए यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे, डब्लू पीछे से 4th नंबर पे है। मतलब पहले नंबर से इधर लोगे तो पीछे से 4th नंबर पे लोगे, इससे रिलेट है। अब ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है तो इसका कोई कठिन तरीका नहीं है। आप दूसरे लेटर्स को ज़रूर चेक कर लें। जब कोई भी कोरिलेशन किसी वर्ड में ऐसा है जिसमें आगे का कोई लेटर पीछे से रिलेट कर रहा है और वो सिमिलर अमाउंट में नहीं है, मतलब फर्स्ट से कोरिलेट नहीं कर रहा है, फर्स्ट पता चला इधर से 7th पे कोरिलेट कर रहा है, तो वहाँ पे आप उस लेटर को छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि ये आप नहीं कर पाएंगे, आप कर पाएंगे लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। समय की बचत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपसे कह रहे हैं। फिर आप जी के ऊपर चले जाइए तो जी आई से है, यानी एच को छोड़ दें, अगला वाला टर्म मिल जाएगा। फिर आई के पॉइंट ऑफ व्यू से चले जाएं, ई है यानी पीछे जा रहा है तो हमें पीछे वाला पॉइंट मिल जाएगा। अब इस एक तो ये हो गया कि इस तरीके से हम इसका एक आंसर पा लेंगे। दूसरा जो इससे भी मतलब कम से कम समय लेने का तरीका है वो आप सबसे पहले बिना सॉल्व किए एक आंसर पे ज़रूर नज़र डाल दीजिए। क्वेश्चन को मत देखिए, ये तब है जब आपके क्वेश्चन छूट रहे हों, आपके पास टाइम नहीं है या आपको लगे कि आपके क्वेश्चन छूट ही जाते हैं, तब आप ये अप्रोच एक बार ज़रूर लगाइए। लेकिन आँख जो है अटेंटिव होनी चाहिए, कुछ गलत मत देख जाइएगा। वो क्या होती है, चारों ऑप्शन ज़्यादा अगर सिमिलरिटी रखते हो तो ये देख लो कि कहीं कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं है जिसमें चारों में कोई लेटर अलग अलग हो। कहने का मतलब पहले वाले में जी जी है, दूसरे वाले में VRJV है यानी 2 जगह V है, तीसरे वाले में JVVB है यानी इसमें भी 2 जगह V है, चौथे वाले में जाएंगे तो TBAR है, TBAR। कहने का मतलब ये है कि अगर इसके चौथे लेटर को हम कन्वर्ट कर दें तो हमें सीधे ऑप्शन मिल जाएगा। और ये मतलब अभी तुम्हें आपको लग रहा है थोड़ा अजीब सा, जब ये चीज़ यही बात मैं कई क्वेश्चंस में अप्लाई करके आपको मिनिमम टाइम में सोल्यूशन दूंगा तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये एक वाकई ट्रिक है क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करने की, और ये यूज की जा सकती है हैप्पीली
अब देखिएगा कि हम चौथे लेटर्स को कैसे फाइंड करते हैं और तुरंत आंसर आ जाएगा। ये तो हमें पता चल गया ये किसी न किसी तरीके से रिलेट हैं, दूरी से रिलेट हैं, आगे से पीछे से रिलेट हैं। चौथे लेटर को इसमें देखो MAGI, इसका चौथा लेटर I है और इसका चौथा लेटर OWIE ई है। IE से कैसे रिलेट करता है, ध्यान से सोचिए। IE से ऐसे रिलेट करता है कि E यहाँ है, I यहाँ है। I पहले है यानी I पीछे जा रहा है 3, FGH 3 का गैप बैक में है। अब यहाँ पे जो कुछ भी आएगा उसका 3 का गैप E मिलना चाहिए। इतना तो रिजेम्बलेंस से समझ रहे हैं। यहाँ जो कुछ भी आएगा वो पीछे जाएगा तो 3 का गैप मिलना चाहिए। मतलब I यहाँ है, E यहाँ आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो लेटर है I का E है तो यहाँ पे जो लेटर E है इससे 3 पीछे जाना पड़ेगा। तो E से 3 पीछे जाएंगे तो BCD को गोला लगा दीजिए तो आपको A मिल जाएगा। यानी जिस ऑप्शन में चौथा नंबर लेटर A है वो आंसर हो गया। ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी, ये तरीका हो गया। यदि ये चीज़ ना दी हो तो वही एक सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू है। M का O है तो E का G होगा, A का अगर W है तो N का कितना होगा। 1 जो है पीछे से 4 कम हो रहा है, इधर से जब जाएंगे तो N को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आएगा और पीछे से 3 एक्स्ट्रा आएगा तो 17 पे J मिलेगा आपको। तो J यहाँ पर मिल जाएगा GJ। फिर इसी तरीके से G का I है वो वही डिफरेंस, T का V हो जाएगा, फिर A हो जाएगा, फिर T हो जाएगा। तो अगर आपको 1 से पीछे बैक में चौथा नंबर लेटर मिल रहा है यानी कि आगे आप 11 जाएंगे तो पीछे से फिर 14 नंबर मिलेगा, वही 3 का डिफरेंस रहेगा। और ये कुछ लोगों की प्रैक्टिस हो जाती तो उनको याद रहता है कि आगे से अगर 14 नंबर N है तो पीछे से 17 नंबर J पड़ेगा। जिन्होंने नंबरिंग से लेटर्स को याद कर लिया है वो इसी तरीके से करते हैं। और हम आपसे कह रहे हैं सिंपल अप्रोच रखिए, लोड लेने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका कभी गलत नहीं होगा। बस ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा लेटर कहाँ पे है। किसी की डिजिट में सहूलियत हो जाती है तो किसी की लेटर्स में भी बहुत अच्छी सहूलियत हो जाती है। तो अगर लेटर्स से आप हैबिचुअल नहीं हैं तो आप इससे हो जाएंगे, और अगर आप मान लो डिजिट से हैबिचुअल हैं तो इसको एज इट इज़ ले लीजिएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि डिजिट्स भी धोखा देते हैं, अगर लेटर्स धोखा दे सकते हैं याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन है तो उनको डिजिट में कन्वर्ट तब करो जब बहुत बड़ी मजबूरी बन जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट को रिलेट कर रहे थे, पीछे से W मिल रहा था तो एक को पीछे से 4 रिलेट किया तो सामने वाला 14 जाएगा। चूंकि टोटल लेटर 26 हैं तो पीछे से वो 17 रिलेट हो जाएगा, 17 पे J पड़ता है पीछे से। ऐसे याद करते हैं। तो यहाँ पे वही है, ये वाली ट्रिक सबसे अच्छी थी कि 4th नंबर का लेटर बड़ी ईजिली A मिल जाता है तो ऑप्शन C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोल्डन KKOWIG और डिमांड। इसमें भी वही तरीके से आपको चलना है। अगर आप देखेंगे तो इसमें G को रिलेट करेंगे तो K से, तो D रिलेट होगा GHIJ, 3 का डिफरेंस है तो D के बाद 3 का डिफरेंस EFG तो HH आएगा, यानी 2 ऑप्शन बचे। फिर सेकंड में O आपका है K से रिलेट कर रहा है तो E आपका कैसे रिलेट करेगा, O K से जब डिफरेंस देखेंगे तो E इधर बैक में आ जाएगा तो E की जगह A हो जाएगा। फिर सेकंड लेटर है L आपका O से डिपेंड कर रहा है तो M आपका किससे आएगा, तो ये L आपका O से वैसे डिपेंड नहीं कर रहा है। L के बाद 2 डिफरेंस है तो O आ रहा है, तो इस हिसाब से तो यहाँ पे M के बाद 2 डिफरेंस होगा तो MNOP आना चाहिए, लेकिन P कहीं है नहीं और यही 2 ऑप्शन है। जब भी ऐसा हो जाए तो आपको तुरंत रिवर्स सोचना है, L इधर से कितने नंबर पे आता है और O उधर से कितने नंबर पे आता है। उसी हिसाब से जब आप इधर M के लिए करेंगे तो आपको EN मिलेगा। मतलब इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर से 12 नंबर पे आएगा, वो उधर से 12 नंबर पे आ रहा है तो इधर से आपका M किस नंबर पे आएगा, 14 नंबर पे आएगा, वो उधर से किस नंबर पे आएगा, 14 नंबर पे आएगा। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद जैसे अब यहाँ पे अगर इस वाले में आपको प्रॉब्लम भी आ रही तो आप ध्यान से देखिए, उसके बाद लास्ट के 3 में YRZ है, इधर ZRZ है। तो अगर आप पीछे से तीसरे लेटर को भी सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये होता है कि नहीं, इधर से ऑर्डर और इधर से ऑर्डर वाले में समय ज़्यादा जाता है, फोकस ज़्यादा करना पड़ता है, गलतियों के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, तो आप दूसरे ऑप्शन पे भी देख लीजिएगा। यानी कि हम थर्ड लेटर बैक में देख ले तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। और ये काम हमें तुरंत करना चाहिए, जैसे ही हमें H मिला तुरंत हमें देखना चाहिए कि कौन सा लेटर आपस में डिफरेंस है। ON का डिफरेंस है, जब हम उस पर गए नहीं मिला तो तुरंत हमने बैक से थर्ड लेटर देखा, और थर्ड लेटर में डिफरेंस है तो थर्ड लेटर बैक से D आएगा। D यहाँ पे W से रिलेट कर रहा है
डी किससे रिलेट कर रहा है, डब्लू से, यानी शुरुआत का चौथा और इधर का बैक का चौथा, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा टर्म है, यहाँ पे पीछे से तीसरे में यहाँ डी है, यहाँ पे डब्लू है, और यहाँ पे पीछे से तीसरे में ए है, यहाँ पे पहला लेटर तो पीछे से पहला लेटर जेड, यानी कि ऑप्शन बी हो गया। देखिए यही तरीके हैं, इसमें कोई मतलब आपको मतलब मिरेकल नहीं होगा कि आपने देखा नहीं कि ऑप्शन मिल गया, ये यही तरीका होता है। ये प्रैक्टिस के साथ साथ इतना फास्ट हो जाता है और एग्जाम के प्रेशर में आपका पेन सही जगह जाएगा, डोंट वरी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। देखिए जनरली इसके अगर क्वेश्चंस आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तो कुछ ना कुछ हिस्सा रिजेम्बलेंस में जो टर्म होते हैं वो आपको थोड़ा बहुत पता रहेगा, और नहीं पता है तो छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जनरली जो चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं वो बायोलॉजी की रहती हैं, इसलिए हमने आपको सजेस्ट भी किया था कि अगर कुछ भी अगर बायो में आप करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की 11th क्लास की बायो प्लांट ह्यूमन से रिलेटेड आप थोड़ा बहुत देख लीजिए। 20-20, 25-25 पेज हैं, ई PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर थोड़ी नज़र डालने से आपके इसके 2-3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और उधर 8-9 क्वेश्चन में फेमिलियरिज्म रहेगी कि इसका मीनिंग क्या है। कर पाए ना कर पाए वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की क्वालिटी और डेप्थ पे। तो खैर यहाँ पे स्किन से रिलेट करके सोरियासिस बीमारी दी है, तो रिकेट्स किससे रिलेट करती है, तो रिकेट्स आपको पता है विटामिन डी की कमी से होती है, सूखा रोग बोलते हैं, हड्डियों में होता है, तो बोन्स है, तो इसका ऑप्शन डी पार्ट होगा। इसके बाद जैसे फ्लावर्स में जैस्मिन फ्लावर का एक टाइप होता है, तो इसी तरीके से नीचे ऑप्शन में जाएंगे फ्रूट पत्ती में, तो ऐसा कुछ टाइप दिखता नहीं कि फ्रूट का टाइप पत्ती तो हो नहीं सकती, पेंसिल का टाइप ज्योमेट्री तो हो नहीं सकती, अरिथमेटिक का टाइप कैलकुलेटर तो नहीं हो सकता है, डिवाइसेज हो सकती, कैलकुलेटिव डिवाइसेज अगर लिखा हो तो एक बार कैलकुलेटर हो भी सकता है। कलर्स में टाइप में ब्लू आ जाता है, तो कलर्स का टाइप ब्लू हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। इन क्वेश्चंस पे यही निर्भर करता है कि क्वेश्चन में जो चीज़ें पूछी गई हैं उनकी हमें मीनिंग आती है कि नहीं। अगर मीनिंग नहीं आती है तो कोरिलेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, और ये मान के चलिए वहाँ पेपर में एक क्वेश्चन मिनिमम आपको ऐसा मिल ही जाएगा, और अगर संख्या 2 हो जाए तो कोई अचरज की बात नहीं है। तभी हम कहते हैं कि 50 में 40 नंबर जब आप पक्के कर रहे हैं तो यही 2-3 क्वेश्चन छूटेंगे, 1-2 रीजनिंग में भी आपका क्वेश्चन छूटेगा, 1-2 फिगर में गलत भी हो सकता है, बस इसके अलावा ब्लड रिलेशन सरल रहता है, राउंड द टेबल सरल रहता है, हाई डिस्टेंस और डायरेक्शन सरल रहता है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो। अब जैसे ये क्वेश्चन अगर किसी को नहीं पता है कि कैसे सॉल्व करना है तो गलत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उस पर जब थोड़ा समय देंगे तो हो जाएगा। डक वैडल्स, डक माने तो हमें पता है कि बतख होती है, लेकिन वैडल्स हमें नहीं पता है जनरली, तो हम क्या करें, तो हम ये देखें कि ऑप्शंस में क्या है, डियर है, फ्रॉग है, हॉर्स है, पैरट है। डक बतख है, इसकी क्या इसकी डेफिनीशन हो सकती है, चलती है बतख, पानी में फड़फड़ाती है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, डियर घोड़ा, डियर माने हिरन, हिरन तो ऐसा कुछ पानी से रिलेट नहीं किया जाता है, हॉर्स, हॉर्स भी नहीं रिलेट होता, पैरट भी नहीं रिलेट होता है, फ्रॉग माने मिचकड़ा, मेढक। तो यहाँ पे मतलब अगर थोड़ी बहुत भी फीलिंग आई थी तो आप फ्रॉग पैरट पे जाएंगे। पैरट कहीं भी उड़ के जा सकता है, बतख ऐसे कहीं भी उड़ के नहीं, बहुत ज़्यादा दूर निकल जाएगी, और फ्रॉग उछलता है, बतख भी जो चलती है उसकी वो रहती है। वैडल्स का मतलब यही रहता है कि शॉर्ट टर्म में चलना, छोटे छोटे कदम रखना। तो फ्रॉग लीप से रिलेटेड जो है वो भी फुदकने से है, उछल के जंप मार के एक डिस्टेंस को तय करना, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इस पे यही हो सकता है कि वहाँ ऐसे कैसे पता चल जाएगा, तो वही है कि छोड़ना पड़ेगा आपको या कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ये हिस्सा हमें पता है, इधर वाले हिस्सों में थोड़ा दिमाग लगाइए। इधर भी मैं वही कह रहा हूँ कि नथिंग मिरेकल कैन टेक प्लेस ओनली। अब आप देखिएगा कि डक वेडल्स, फ्रॉग, पीप्स, ये भी थोड़ा थोड़ा बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू में है, तो थोड़ा उधर की नॉलेज, उधर की बुक्स का अगर थोड़ा बहुत पढ़ना होता है तो वो चीज़ें आ जाती हैं, और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा एडिशनल आपको जाना है, कॉमन सेंस जनरल इंटेलिजेंस से काम लेना है। अगला क्वेश्चन है जिनियन स्पुरियस। अब जिनियन का मतलब विशिष्ट होता है, मतलब आपकी कोई विशिष्ट प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं कहते जेन्युइन प्रॉब्लम है, मेरी बहुत मुख्य प्रॉब्लम है। और स्पुरियस का मतलब होता है नकली, भद्दा, बोगस, ये मतलब होता है, तो एक तरीके से उतनी विशिष्टता नहीं है, तो ये एक तरीके का विलोम है यहाँ पे। वैसे भी जिनियन का स्पुरियस विलोम ही होता है। अब विलोम आपको ढूंढना है। इक्लिप्स क्या होता है, इक्लिप्स ग्रहण को बोलते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो वो इक्लिप्स होता है, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो इक्लिप्स ऑफ सन बोलते हैं। और डिक्लाइन तो मान लो कोई चीज़ डिक्लाइन कर गई, पतन हो गया, तो वो तो एक तरीके से ग्रहण लग गया ज़िंदगी में, पतन हो गया ज़िंदगी में, तो सिनोनिम जोन में चला गया।
इम्पल्सिव स्पॉन्टेनियस, आवेग, इम्पल्सिव नहीं, बड़े आवेगी आदमी हो, स्पॉन्टेनियस मतलब फ्लो, तो वो भी अपोजिट में तो कहीं ज़्यादा दिख नहीं रहा है। जेनरिसिटी और लार्गीज दोनों का सेम ही मीनिंग है। और डोसाइल और हेड स्ट्रांग ये दोनों अपोजिट हैं। डोसाइल का मतलब होता है विनम्र शांत व्यक्ति, और हेड स्ट्रांग का मतलब होता है जिद्दी व्यक्ति, जस्ट अपोजिट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो उसके भी करने के अपने तरीके हैं और वही अप्रोच आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। पहला तो आप ये देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी ये क्वेश्चन दो आया था, यहाँ में जो पहले से 11 नंबर तक क्वेश्चन है ये सारे 2021 के मॉर्निंग या इवनिंग पेपर के मैंने यहाँ रखे हैं। अब आप इमेजिन करिए कि एक पेपर में ऐसे 11 क्वेश्चन आते हैं जो रिजेम्बलेंस पे बेस्ड हैं, जिन 11 क्वेश्चन में कुछ न्यूमेरिकल रहते हैं और कुछ वर्डिंग से रिलेट करके रहते हैं, कुछ कॉमन सेंस से रिलेट करके रहते हैं। तो आपको ये समझना है कि उस जो भी एग्ज़ाम आगे आने वाला है उसमें रिजेम्बलेंस के मिनिमम 10 क्वेश्चन रहेंगे और ये 11-12 भी हो सकते हैं, और यही पैटर्न रहेगा, कोई ये नहीं। एक क्वेश्चन आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसमें ऐसे तीन आपको नंबर लिखे मिलेंगे आपस में रिलेट करते हुए। तो इनको सॉल्व करने की एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ती है क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वहाँ आएगा तो हम क्या क्या इस्तेमाल करें कि हमें आंसर मिल जाए। तो सबसे पहली अप्रोच यही होती है कि नंबर्स को आप मल्टीप्लाई जोन में देख लो। जैसे 5 तिहाई 15, तो 3 बार हमने गुणा किया और 15 में 2 जोड़ा तो 17 आ गया, ठीक है। फिर 17 तिहाई 51, यानी 17 में हमने 3 का गुणा किया और -2 कर दिया तो 49 आ गया। यानी एक बार +2 करो, एक बार -2 करो और 3 का गुणा कर दो। क्या ऐसा कुछ हो रहा है कहीं? 7 त्रिका 21 हो ही नहीं रहा, 6 त्रिका 18 जोड़ना ही नहीं पड़ रहा है, घटाना ही नहीं पड़ रहा, 8 त्रिका 24 -1 करना पड़ रहा है, 3×5 15 यहाँ भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब सेम चीज़ जा नहीं रही है। तो ये चीज़ तो हमारे काम की नहीं रही। अब दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है आप लार्जेस्ट नंबर को कंसीडर करो, जो मैंने अभी एक दिन बताया था जिसमें मैट्रिक्स फॉर्मेट में क्वेश्चन था, 3-3 वहाँ पे नंबर थे। लार्जेस्ट नंबर को कंसीडर करो, दोनों को ऐड करो, 17 5 22, और इसमें कोई अब 22 का पहाड़ा पढ़ो और देखो कि प्लस में और माइनस में दोनों में चेक करो। मतलब 22 दूनी 44 +5, एक अप्रोच ये हो गई। 22 तिहाई 66 -66 में कितना घटाएंगे तो 49 आएगा, 16 घटाएंगे तो 50 आएगा, यानी 17। और ज़्यादा नंबर वाली जनरली एक्सेप्टेड नहीं रहती है, कम नंबर वाली एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन आपको दोनों चेक कर लेना, अगर पहले ये चेक करना है ये नहीं मिले तब इस वाले जोन में जाना है। तो अब आप क्या करेंगे? 17 5 22 दूनी 44 5 49, यानी जोड़ के दूना करके 5 आ जाए। तो हम करते हैं सब में, 17 5 22 दूनी 44, ये तो हो ही नहीं सकता है। 16 8 24 दूनी 48 5 53 नहीं होगा। 23 8 31 दूनी 62 5 67 मिल गया 67, सी पार्ट। दूसरा भी देख लो, अंतिम भी देख लो, 15 3 18 दूनी 36 5 41 नहीं मिला, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले आपको मल्टीप्लिकेशन अप्रोच में जाना है, फिर आपको लार्जेस्ट नंबर को कंसीडर करके अदर्स नंबर्स को ऐड करके, नीचे मैंने लिख भी दिया, टेक लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू n इंटू समेशन ऑफ स्मॉल नंबर प्लस माइनस सम नंबर। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट प्लस साइन यू हैव टू टेकन। इन सम केसेज -5 भी हो सकता था, -7 भी हो सकता था, एनीथिंग कैन बी टेकन। दोनों क्रॉस चेक कर लेना है टू डिमिनिश द टाइम, मतलब टाइम कम करने का तरीका है। बाकी जैसा आपको वहाँ स्ट्राइक करे वो तो आपको अप्रोच करनी ही है। चलिए अगला देख लेते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। ये रिजेम्बलेंस 3 टर्म्स में है, एक तरीके से देखा जाए 3 पेयर्स में है। और इसके लिए मैंने पहले भी बताया है कि जब सिंपल बिल्कुल आपके सामने डिजिट रहें और वो अचानक से बढ़ रहे हों काफ़ी संख्या में, तो उनको चेक करते हैं नंबर्स का स्क्वायर +-x और नंबर का क्यूब +-x। ये हमने पहले बोल दिया, ऑलवेज चेक फॉर नंबर स्क्वायर एंड नंबर क्यूब +-x। तो अब जैसे 5 22 से है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, अब इसमें -3 करेंगे तो 22। अब दूसरा रिजेम्बलेंस यहाँ तो दिख नहीं रहा है, ये तो हमें पता करना है, लेकिन यहाँ दिख रहा है। सेम चीज़ करके देखो, अगर मिल जाती तो ठीक है, नहीं तो क्यूब पे चले जाओ। तो जब हमने 9 9 81 -3 किया तो हमें 78 मिल गया, यानी हमें कंफर्म हो गया कि यही प्रोसीजर है। यानी 7 का स्क्वायर -3 आंसर हो गया। 7 का स्क्वायर -3 करोगे तो कितना आएगा? 7 का स्क्वायर -3, 7 7 49 में 3 गया 46। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फोर्थ टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म, और 6th टर्म इज रिलेटेड। वही चीज़ है, यहाँ पे 3 ग्रुप है। अब यहाँ पे आप क्या अप्रोच लगाओगे, ये
ये आपको डिसाइड करना है। तो अब हम यहाँ पे हमेशा याद रखो स्क्वायर वाली अप्रोच कैसे चलते हैं, छोटे नंबर का स्क्वायर करते हैं, 143 का स्क्वायर नहीं करना है। सबसे पहले स्क्वायर वाली अप्रोच चलते हैं, 11 का स्क्वायर 121 हुआ, 121 में कितना जोड़ दें, 22 जोड़ दें तो 43 हो जाएगा। थोड़ा समझ नहीं आया, 22 ज़्यादा नंबर है, थोड़ा कम नंबर जोड़ना घटना चाहिए तो वो अप्रोच सही फील होती है। अगर ये है तो ये पहले से ही गलत फील हो रही है। फिर 19 का स्क्वायर किया तो 361 आया, इसमें तो बहुत ज़्यादा जोड़ना पड़ रहा है, तो ये अप्रोच यहीं से गड़बड़ हो गई। अप टू 10 अगर जोड़ना पड़ रहा है, अप टू 20 जोड़ना पड़ रहा है तब तक ठीक दिखता है, बल्कि वो भी गलत है, अप टू 10 में ही पकड़ में आ जाता है और उसके ज़्यादा जा रहा है तो अप्रोच दूसरी रखनी है। अब दूसरी अप्रोच दो अप्रोच हैं, एक तो क्यूब में जाएंगे आप, तो क्यूब में तो यहाँ किसी एंगल से नहीं दिख रहा है, और इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन में जाइए, मतलब भाग देकर देखिए। 11 का भाग 143 में दिया तो 11 एकम 11 और 11 तिहाई 33, कुछ फीलिंग आई। 19 का भाग दिया, 19 दूनी 38, 5 बचा, 19 तिहाई 57, और फीलिंग आई कि 13 और 23 यानी बीच में कुछ नंबर क्रिएट हो सकता है इक्विवेलेंसी से। हाँ 18, 13 5 18, 5 23, यानी 18 का गुणा 13 में करते हैं तो 18 तिहाई 54, 18 एकम 18, 5 23, 234 होना चाहिए। ये क्वेश्चन लग रहा गलत है, ऐसी कुछ फीलिंग आएगी। लेकिन दूसरी चीज़ हमें ये दिमाग में लगानी है कि जब इधर भी भाग जा रहा है, इधर भी भाग जा रहा है, तो इसका भी भाग उसमें जाएगा ना। तो ऐसा क्यों ना करते हैं कि सभी में भाग दे के देख लेते हैं 13 का। जब इसमें भाग देंगे 13 दूनी 26 भाग जाएगा नहीं, इसमें भाग देंगे 13 दूनी 26 49 बचेगा, भाग जाएगा नहीं। इसमें भाग देंगे 13 दूनी 26 6 बचा, नहीं 13 दूनी 26 6 बचा, भाग नहीं जा रहा है। 221 में भाग नहीं जा रहा है 13 का, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 जाएगा ही नहीं, मतलब 26 क्यों कर रहे हैं जब 221 है। 13 एकम 13 9 बचा, 13 7 91, यानी 221 में भाग देंगे तो 13 एकम 13 7 9 बचेगा, 91 होगा, 13 7 91, यानी 17 जा रहा है और किसी में भाग जा नहीं रहा है और कोई ट्रिक निकल नहीं रही है। अब ये सोचो कि 13 17 23 कैसे रिलेट करते हैं, तो एक स्ट्राइक आता है यार, 13 में भी किसी का भाग नहीं जाता, 17 में भी नहीं जाता, 23 में भी नहीं जाता, तो कहीं ये प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है। ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको भले ना उस समय आए, लेकिन जब ऑप्शन कोई नहीं मिल रहा है तो यही एक ऑप्शन लगाएंगे और मे बी कि ऑप्शन आंसर यही रहा हो। तो यहाँ पर यही टेक्निक्स काम आती हैं, हम इसको ठीक ठाक टफर लेवल में डालते हैं क्वेश्चन को, और ये मान के चलते हैं कि क्वेश्चन अगर आप वहाँ नहीं भी करवाते तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर जूझेंगे समय रहेगा तो क्वेश्चन का ट्रिक जरूर निकलेगा। क्योंकि जब भी आप रिजेम्बलेंस नंबर में जाएंगे तो आपको यही 3-4 अप्रोच हैं, भाग दे के देखना है, स्क्वायर करके कुछ ऐड करना है, क्यूब करके कुछ ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, यही अप्रोचेज होती हैं। और बीच का नंबरिंग का गैप भी देख के रहना है, और अगर नंबर की क्वालिटी आ जाए, इवन है, ऑड है, प्राइम है, इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन आ जाए, यहाँ से एक अप्रोच डेवलप भी होती है कि अगर कभी क्वेश्चन आए तो इस जोन में भी देख लेना है। तो ये प्रैक्टिस करने का मेन बेनिफिट रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फोर्थ टर्म इन द, वही मतलब इसमें भी वही चीज़ है। तो फिर से वही है कि पहली अप्रोच स्क्वायर फॉर्मेट की, 8 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर किया तो 64 हुआ, 8 का क्यूब करो, 8 के स्क्वायर में तो ये आ ही नहीं रहा 514, 8 का क्यूब करो तो 64 8 800 को 32, 8 छंग 48, 3 512, 512 से 2 ज़्यादा है। अब ज़रा 7 का क्यूब करो तो 343 आएगा, उससे 2 ज़्यादा है, मतलब क्यूब से 2 ज़्यादा है। तो क्यूब से 2 ज़्यादा कब आएगा, 29 क्यूब से 2 ज़्यादा 27 + 2 पहले ही कर दे रहे हैं, और ये 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो आंसर ये हो जाएगा। तो ये अप्रोच बहुत कारगर है, ये आपको फील हो गई होगी, तो इसे भूलना नहीं है। चेक द नंबर स्क्वायर +-x एंड नंबर क्यूब +-x। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। अब देखिए यहाँ पे आपको 8 का स्क्वायर करके सबसे पहले यही करके देखिए, मतलब ये बहुत कारगर चीज़ है। 8 का स्क्वायर किया 64, 8 हुआ 64। अब 64 में तो कुछ जोड़ेंगे नहीं, घटाना ही पड़ेगा। 64 में कितना घटा दें, 14 घट जाएगा तो 50 आएगा, और 4 घट जाएगा तो 18 घटा दें तो 46 आ जाता है। हमने क्या कहा है, 1 से 10 तक हो तो जाना है, तुरंत पहुंच जाना उस अप्रोच को। अगर 10 से 20 हो तो भी एक बार चेक करके देख लेना है, जनरली नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या कहा, जो प्लस माइनस है उसमें 1 से 10 है तो ये मान के चलो वो अप्रोच पॉसिबल है, और अगर 10 से 20 है तो एक बार चेक कर लो, कम होता है ऐसा। और इसके अलावा जब ये इस तरीके का हो, 2 पेयर हो तो थोड़ा सर्टेनिटी कम रहती है। 3 पेयर रहता तो वो इधर भी चेक किया, इधर भी चेक किया, सर्टेनिटी होगी, तुरंत इधर लगा दिया, तो क्वेश्चन सरल होता है। दिखने में वो आपको 6 लगते हैं डिजिट्स, और एक्चुअली में वो ज़्यादा सरल होता है। इसमें तो आपको कई तरीके से देखना पड़ेगा जब तक ऑप्शन आपको ना मिल जाए। तो अगर हमने यहाँ 64 में 16 घटाया और हमको 46 मिला, 18 घटाया 46 मिला, तो हम चेक कर लेते हैं, यानी कि 9 × 81 में से हम 18 घटाते हैं तो हमको 63 मिल जाएगा, और 63 ऑप्शन में है। अब विचार
नहीं करना है तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर नहीं होता तो और तरीके होते, 8 पंच 40, 6 46, 9 पना 45, 6 51, 51 है कि नहीं है, तो उस तरीके से भी जाना होता है कि मल्टीप्लाई करके ऐड ऑन करके देखो, स्क्वायर करके ऐड ऑन करके देखो, क्यूब करके ऐड ऑन करके देखो। मल्टीप्लाई करके ऐड ऑन बहुत सिंपल जोन में रहता है, जनरली नहीं पूछा जाता है, और यदि आएगा तो वो आपको उसमें कोई बहुत ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं, दूर से फीलिंग दे देगा कि मल्टीप्लाई करके कोई नंबर जोड़ा गया है, तो उसको मतलब मैं बहुत वो अप्रोच नहीं मानता हूँ, याद रखने की ज़रूरत है, वो तो एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोमेटिक हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स इन द गिवन सेट। हमने क्या कहा था, जब तीन का आपके पास सेट हो तो सबसे पहले अप्रोच होती है कि गुणा करके देखो, फिर दूसरी अप्रोच होती है कि बड़े वाले नंबर को दो अलग नंबर से जोड़ के फिर मल्टीप्लाई करके देखो। तो पहली अप्रोच जब गुणा करके देखने की होती तो हमेशा छोटे वाले से गुणा करके देखना है। ये अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा है तो इसको फिर भी इस पॉइंट ऑफ व्यू में कन्वर्ट करके देखो, मतलब ऐसे करके सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर पलट देना जो आंसर आ जाए। 9 162 243, 9 का भाग 2, वही गुणा करके मतलब का कितना गुणा करें कि 162 आ जाए, भाग दे के पहले देखना है। तो 9 का भाग दिया तो 9 एकम 9, 9 8 72, 18 गुणा 9 आ गया। फिर इसके बाद फिर से 9 का भाग दो तो 9 दूनी 18, 6 बचा, 9 7 63, 27 गुणा 9 आ गया। अब इसको सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, मतलब इसको सिंपल फॉर्मेट में मतलब ऐसे देखो कि कहीं गुणक तो नहीं बन रहे हैं। गुणक का मतलब हमारे पास आया 9, 18 गुणा 9 और 27 गुणा 9, तो गुणक का मतलब जो प्राइम नंबर पहला नंबर है उसका कोई गुणक तो बन नहीं रहा। देखो 9 और इसमें 9 दूनी 18 होगा तो ये 9 स्क्वायर गुणा 2 लिख सकते हैं, इसमें 9 3 27 होगा तो 9 क्यूब गुणा 3 लिख सकते हैं, यानी पहले नंबर का स्क्वायर इंटू 2 फिर क्यूब इंटू 3 और ये 1 भी बोल सकते हैं। तो 9 की पावर 1 इंटू 1, 9 की पावर 2 इंटू 2, 9 की पावर 3 इंटू 3, एक तरीके की ये हमें स्पेशल जीपी मिल गई है, गुणा भी होता जा रहा है और उधर 1 2 3 भी होता जा रहा है। तो ऐसा किस केस में है, तो सबको आप अरेंज फॉर्मेट में लिख लो, 4 32 48, सब में आप चेक कर डालो। तो 4 32 मतलब 4 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 4 का क्यूब इंटू 3, चेक करो, 4 चौको 16 दूनी 32 मिल गया, 4 चौको 16 चौको 64, नहीं 9 का स्क्वायर इंटू 3 था, सब में स्क्वायर था ना, नहीं ये था 9, फिर 9 का स्क्वायर, नहीं 9 का स्क्वायर नहीं था ना, हाँ 9 का स्क्वायर था इंटू 2 था, फिर 9 का स्क्वायर इंटू 3 था, ध्यान दीजिए 9 का क्यूब नहीं था, नहीं तो गलत हो जाएगा। 9 का स्क्वायर इंटू 2, 9 का स्क्वायर इंटू 3, यानी स्क्वायर मेंटेन रहेगा, यानी 4 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 3, तो 4 और इसके बाद 4 चौको 16 दूनी 32, 4 चौको 16 3 48। अब 5 में भी देख लो, ये आंसर तो मिल ही गया, 5 में चेक कर लो, 5 का स्क्वायर इंटू 2, 5 के बाद 50 आएगा तो होगा ही नहीं। 8 का देख लो, 8 का स्क्वायर 8 8 64 इंटू 2 128, ये भी नहीं होगा। इधर 5 का स्क्वायर इंटू 2 5 और 50 मिल गया, लेकिन तीसरा टर्म होना चाहिए 5 का स्क्वायर इंटू 3, यानी 25 गुणा 3 75, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखो वही मैं बोल रहा हूँ कि सेट मैकेनिज्म अगर पता चल जाए तो फिर रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस कहाँ रही, वो तो फिर एक क्वेश्चन पेपर बन गया कि ये तो एक सेट मैकेनिज्म से लगता है, तो ये चीज़ हमेशा रहेगी। अब आप खुद सोचो, मेरे मन में एक, अगर मैं क्रिएट करूँ, मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि मैंने क्या किया कि 5 लिखा और मैंने कहा कि इसका स्क्वायर कर देते हैं, हमने स्क्वायर किया 25 और इसमें हम क्या करते हैं कि -7 करते हैं, 25 - 7 मैंने 18 लिख दिया। फिर मैंने क्या किया कि इसका क्यूब किया, 5 का क्यूब किया मैंने 25 125 हो गया। अब मैंने इसमें -7 की जगह -11 कर दिया, 125 और 125 में 11 गया तो कितना बचा, 114 बचा। अब मैंने लास्ट में लिख दिया वाट। अब इतना आसान है कि आप ये हमारी थॉट को पकड़ पाएँ, ये तभी आप थॉट को पकड़ पाएंगे जब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे। अब इसके बाद अगला क्या आएगा, 5 की पावर 4 आएगा, और 5 की पावर 4 में कितना घटाना होगा, जब 7 वहाँ घटाया 11 वहाँ घटाया, तो एक तो 15 घटाना ठीक लगता है कि 4 का अंतर घटा रहे हो, दूसरा मैं कह रहा हूँ मैं वो घटा ही नहीं रहा था, मैं प्राइम घटा रहा था, 7 11 आप 13 घटाओ। तो उस चीज़ को पकड़ पाना कहीं से भी आसान नहीं है, मतलब वो एक जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है उसका माइंड पकड़ पाना इतना ईजी नहीं है। दैट्स वाई रीजनिंग किसी के लिए बहुत सरल होती है, किसी के लिए बहुत टफ होती है। तो ये चीज़ रहती है कि कोई सेट मेथड नहीं है, फिर भी अगर 70 से 80% आप उसमें कुछ सेट मेथड लगाकर चीज़ें पकड़ पा रहे हैं तो ये आपकी विनिंग जोन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे। वही चीज़ है, करना क्या है,
अपनी अप्रोच अप्लाई करनी है। ये क्वेश्चन मैंने बदल दिया था, मतलब क्वेश्चन ये था कि 18 रिजेम्बलेंस 29 और वाट, ये था क्वेश्चन, हमने पलट दिया था। देखें कि मतलब सामने वाले को अगर तुमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाया तो तुमने आंसर रट रखे होंगे या अप्रोच रट रखी होगी, वो लगा पाते हो या नहीं लगा पाते हो, या फ्रेश पॉइंट से लगा रहे हो तो कैसे लगाते हो। तो पहला वही काम होता है कि हमें होल स्क्वायर करना होता है। तो 18 गुणा 18 करो तो कितना होगा, 18 गुणा 18, 18 × 144, 18 एकम 18, 14, 32, 324 आया। अब यहाँ पे 153 है, तो स्क्वायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले देखना होता। तो अगर उससे उसका हाफ करके देखा जाता है, अगर स्क्वायर में नहीं मिला तो हाफ करते हैं, तो 324 का हाफ किया तो कितना आया, 162। 162 में 9 घटा दो, तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी फीलिंग आएगी कि 162 से 9 घट रहा है, यानी स्क्वायर के आधे से 9 घट रहा है, और 9 18 से भी रिलेट करता है, ये 18 का आधा है। तो वही चीज़ यहाँ पे अगर आप लगाओगे, क्योंकि जैसा क्वेश्चन था अगर उसी फॉर्मेट में रखें, तो अगर 29 को लो, यहाँ पे क्या है, आपको हर ऑप्शन के साथ डील करना पड़ेगा। 23 को भी लो, 26 को लो, 38 को लो, सबका होल स्क्वायर करो, सबका आधा करो। लेकिन क्वेश्चन में जैसा था अगर उस पॉइंट से लगाएं तो 29 का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा, 29 गुणा 29 अगर आप करेंगे, 29 9 9 9 81, 9 दूनी 18, 8 26, 261 आएगा ना। 9 9 81, 9 दूनी 18, 8 26, 261 आएगा, उसका एक आएगा। 29 दूनी 58, 58 में 26 जुड़ेगा, 8 6 14, 5 2 7 1 8, 841 आएगा। अब 841 का हाफ करो, 841 का हाफ करो, 841 बटे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 420.5, और 420.5 में 29 का आधा घटा दो। 29 का आधा वैसे 14 पॉइंट समथिंग होगा, 14.5 होगा, तो 406 आ जाएगा। यानी कि वही अप्रोच इसमें फॉलो हो रही है कि होल स्क्वायर, 18 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 18/2, और हमने वहाँ क्या किया, 29 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 29/2। अब चूंकि क्वेश्चन जैसा था उस पॉइंट से लगाएंगे तो आंसर वहाँ पे 406 600 समथिंग उस तरीके से दिया तो तुरंत लग जाएगा। उल्टा चलने का है तो वही प्रोसीजर इसमें सब में करके देखो, और जिसमें से 406 आ जाए उस प्रोसीजर से तो मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 29 हो जाएगा। इसके बाद अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें लास्ट क्वेश्चन में लिखा है 16 और पूछ रहा है कि क्या होगा। अब यहाँ पे आप उसने कोई डिजिट नहीं दी डबल रिजेम्बलेंस के साथ, तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है कि किस जोन से जाएं। तो सिंपल तरीका है कि आप सबसे पहले स्क्वायर देख लें, अगर मिल जाता है तो ठीक है, स्क्वायर प्लस माइनस समथिंग। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन देख लें, तो 16 का होल स्क्वायर कितना होगा, 16 चक्का 96, 16 एकम 16, 9 25, 256 होगा। और 256 से 170 आधे से भी रिलेट नहीं कर रहा है, और घटाने में बहुत ज़्यादा चले जा रहा है, 20 से ऊपर निकल जा रहा है। छोड़ दो ये अप्रोच, मल्टीप्लिकेशन में चले जाओ। 16 दहामन 160 प्लस 10, अब सबके दामन प्लस 10 करके देख लो। 20 दामन 200, 210 नहीं आएगा। 12 दामन 120 है ही नहीं। 21 दामन 210 है ही नहीं। 11 दामन 110 है ही नहीं। अब दूसरी अप्रोच से जाओ, भाग ज़्यादा बार करो, इतनी बार करो, मतलब जितनी बार हो रहा है उससे ज़्यादा बार, एक बार ज़्यादा करो, माइनस में आओ। पहले भाग क्या करना है कि 16 का भाग 170 में ऐसे करो कि प्लस कुछ जोड़ना पड़े, और एक बार ऐसे करो कि माइनस जोड़ना पड़े। दोनों अप्रोच देख लो। 16 का भाग अगर 11 बार करोगे, 11 छिक्का 66, 11 एकम 11 6 17, 176 जाएगा। अब इसमें -6 करना पड़ेगा, यानी 11 बार करके -6 कर रहे हैं, यानी 16 × 11 -6। अगर देखो तो इसमें एक अप्रोच ये भी है कि 16 में 5 कम है और इधर 5 कम है। ये अप्रोच तब नज़र आएगी जब आपको 11 का गुणा करके 6 घटाने में कुछ नहीं मिलेगा। 20 में 11 का गुणा करो, 220 -6 कुछ नहीं मिला। 12 में 11 कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा, 81 है। 21 में 11 का गुणा करो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और 1 23, 231 में 6 वो भी नहीं मिल रहा है। 11 में 11 का गुणा करो, वो भी नहीं मिल रहा है। तो करना क्या है कि ये देखना है कि 16 से 11 कम है 5 और 11 से 6 कम है 5, तो 5 5 कम करके करो, शायद में भी मिल जाए। तो 20 में 15 का गुणा किया तो 300 हुआ, और 300 में 20 में 15 का गुणा किया तो 300 हुआ, और 300 में इससे 5 करके घटाओगे ना तो 10, यानी 290 होने चाहिए। पॉसिबिलिटी मिल रही है तो होगा नहीं। और 12 में कितने का गुणा करो आप, 12 में कितने का गुणा करो, अगर 16 में 11 का गुणा किया तो 12 में 5 कम करो तो 12 7 84, इसमें 3 कम हो रहा है, लेकिन 7 में 5 कम होकर 2 कम होना चाहिए, ये भी थोड़ा मिलते मिलते बचा। अब 21 में 5 कम करके गुणा करो, 21 गुणा 16, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 32 एक 33, 36 आया। अब 16 में 5 कम करो, यानी 11 घटा दो, और 336 में 11 घटाओगे तो 325, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब वहाँ पे जब ये नया क्वेश्चन आएगा तो क्या इतना सोचा जा सकता है
सोचा जा सकता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर 35 या 36 या 37 नंबर से संतोष करना पड़ेगा। उन दोनों में चॉइस आपकी है। प्रैक्टिस करने का तरीका यही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे आप पहले अपनी माथापच्ची ये डिसाइड कर लीजिए, 20 मिनट से पहले क्वेश्चन के सोल्यूशन पे नहीं जाना है। आप 10 क्वेश्चन डेली लगाइए, 20 मिनट हर क्वेश्चन को दीजिए, 5 क्वेश्चन डेली लगाइए, 20 मिनट हर क्वेश्चन को दीजिए, 15 मिनट क्वेश्चन को दीजिए। इससे पहले हारी मत मानिए, और हर क्वेश्चन आपका 15 मिनट लेगा ही नहीं। अगर हर ईयर के पेपर पे अगर आप जाओगे तो रिजेम्बलेंस के एवरेज फॉर्मेट में 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 3 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो आपसे 15 मिनट माथापच्ची की मांग करेंगे, तभी आपको सोल्यूशन देंगे। और अगर नहीं देते हैं तो उनकी संख्या मैक्सिमम 1 या 2 होगी, एक तो तुम्हें दे ही जाएगा। तो वही होता है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अप्रोचेज जनरेटेड एंड पॉसिबिलिटी टू न्यू अप्रोचेज। एक कॉन्फिडेंस आता है, एक साहस आता है कि हम कर ले जाएंगे। तो वही चीज़ वहाँ पे स्ट्राइक करती है। माइंड में बहुत सारी पावर्स एग्जिस्ट करती हैं और रीजनिंग पॉइंट में उसका पता भी चलता है। तो यही है, प्रैक्टिस करते रहिए। और आज एक नए टर्मिनोलॉजी से डील करेंगे और कुछ नया सेक्शन उठाएंगे। नमस्कार, तब तक के लिए।